आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक बेहतरीन और हाई रेटेड फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ। इस फिल्म की सीख किसी 10 कटोरी मोटिवेशनल बातों से कम नहीं है। हालांकि यह आपको आईआईटी या किसी बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने की गारंटी नहीं देती, लेकिन जिंदगी को लेकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा जरूर भर देगी। कहानी 1981 में दक्षिण अमेरिका के बोलिविया की है। 27 साल का मुख्य किरदार योसी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुका था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे अचानक एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसकी पहली मंजिल एक बंदरगाह थी। यहीं से उसे देश के मध्य में स्थित एक बड़े शहर तक नाव से जाना था। कुछ ही देर में एक छोटी नाव वहां आ पहुंची। नाव में बैठते ही योसी काफी उत्साहित दिखाई देने लगा। उसे लग रहा था कि इस बार की यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे शानदार यात्रा होने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही सफर उसे एक ऐसी गहरी मुसीबत में ले जाने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार योसी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह जगह थी ला पाज, एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति और मानवीय माहौल के लिए जाना जाता था। अपनी खास शख्सियत और मिलनसार स्वभाव की वजह से योसी की मुलाकात दो ऐसे यात्रियों से हुई जिनकी सोच उससे काफी मिलती जुलती थी। पहला था चश्मा पहनने वाला स्वीडिश शिक्षक मार्कस और दूसरा था रोमांच पसंद करने वाला फोटोग्राफर केविन। तीनों की सोच और पसंद इतनी मिलती थी कि कुछ ही दिनों में वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दिन के समय तीनों लापाज की गलियों और अलग अलग जगहों पर घूमते रहते और रात होते ही शहर की रंगीन नाइट लाइफ का मजा लेते। लेकिन कुछ ही दिनों में योसी का आसपास के लोगों और माहौल से मन भर गया। अचानक उसके मन में सवाल उठा कि आखिर इस यात्रा का मतलब क्या है। आखिर घूमना भी तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाकर सोने जैसा ही है। इसी दौरान यात्रा खत्म करने से ठीक एक दिन पहले योसी की मुलाकात एक अमेरिकी आदमी से हुई। उस आदमी ने अपना नाम कार्ल बताया। वह कई सालों से दक्षिण अमेरिका में घूमता रहा था और खुद को एक अनुभवी गाइड बताता था। कार्ल ने उन्हें एक खास तरह की रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। उसका रास्ता रहस्यमयी अमेजन के जंगलों के अंदर से होकर जाता था। उसने बताया कि वहां आज भी छिपी हुई आदिवासी जनजातियां मौजूद हैं और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें इंसान अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा शायद कभी नहीं देख पाएगा। इसके लिए सिर्फ $50 गाइड फीस देनी होगी और उसके बाद का सफर जिंदगी भर याद रहेगा। कार्ल द्वारा दिखाई गई जनजाति की तस्वीरों को देखकर योसी के अंदर का रोमांच फिर से जाग उठा। होटल वापस लौटने के बाद उसने अपने दोनों दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही केविन को पता चला कि उन्हें अमेजन के घने जंगलों में जाना है, उसे शक हुआ। उसे लगा कि शायद यह कोई धोखा हो सकता है। आखिर इतनी खतरनाक जगह में कोई भी इंसान आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगले दिन कार्ल ने अपनी बातों से तीनों को मना लिया। उसने मार्कस की आदिवासी जनजातियों को करीब से देखने की जिज्ञासा पूरी कर दी। केविन को दुर्लभ और अनोखे नजारे देखने का लालच दिया और जहां तक योसी की बात थी, वह तो कार्ल की हर रहस्यमयी बात से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। कुछ दिनों बाद चारों लोग पैदल ही अमेजन के घने जंगलों में प्रवेश कर गए। कार्ल ने उन्हें बताया कि यह पूरी यात्रा लगभग 3 हफ्तों तक चलने वाली है, इसलिए जंगल में उठाया गया हर कदम योजना के मुताबिक होना चाहिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों तरफ फैली विशाल और घनी वनस्पतियां देखकर वे हैरान थे। जंगल में मौजूद अलग अलग तरह के जानवर भी उन्हें लगातार दिखाई दे रहे थे। कार्ल के नेतृत्व में वे पहली बार एक छिपी हुई आदिवासी बस्ती तक पहुंचने में सफल हुए और इस जगह का रास्ता सिर्फ कार्ल को ही पता था। योसी के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी दूर और इतनी रहस्यमयी जगह तक पहुंच पाएगा। इसके बाद योसी को नदी में एक सोने का टुकड़ा भी मिल गया। केविन ने इस दौरान जंगल के बेहद शानदार और अनोखे नजारों की तस्वीरें खींच लीं। कुछ समय के लिए सभी बेहद खुश थे और सच कहें तो $50 खर्च करना उन्हें पूरी तरह सही फैसला लग रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। आदिवासी बस्ती से निकलते ही टीम के सामने पहली बड़ी समस्या आ गई। टीम में सबसे कमजोर शरीर वाला मार्कस था। उसके पैरों में चलते चलते बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी वजह से पूरी यात्रा की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। हालांकि योसी और केविन को यह थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। 5वां दिन आते आते मार्कस के पैरों की हालत और भी खराब हो गई। आखिरकार पूरी टीम को रुककर आराम करना पड़ा। उनके पास मौजूद खाने पीने का सामान भी सीमित था, इसलिए कार्ल को लगा कि अब इस अभियान को रोक देना ही बेहतर होगा। उसने सुझाव दिया कि मार्कस के ठीक होने तक इंतजार किया जाए और फिर सभी लोग उसी रास्ते से वापस लौट जाएं। लेकिन योसी और केविन इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे इतनी दूर आने के बाद अपनी यात्रा को बीच में छोड़ना नहीं चाहते थे। काफी बातचीत के बाद आखिरकार फैसला हुआ कि कार्ल
कार्ल मार्कस को लेकर वापस लौट जाएगा और योसी और केविन अपनी यात्रा जारी रखेंगे। कार्ल के पास जंगल के अंदर जाने का एक खास रास्ता था, लेकिन अब उनके साथ गाइड नहीं था, इसलिए योसी और केविन के पास लकड़ी की एक छोटी बेड़ी पर बैठकर नदी की धारा के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुरुआत में सब कुछ शांत था, दोनों बेड़ी पर आराम से लेटकर सो तक गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, केविन को खतरे का एहसास होने लगा। सामने नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया था। उसे लगने लगा कि पानी की तेज धार उनकी बेड़ी को कभी भी पलट सकती है। उसने तुरंत अपने पास सो रहे योसी को जगाया। दोनों ने जल्दी से चप्पू उठाए और बेड़ी को किनारे की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बहाव उनकी बेड़ी को एक खतरनाक घाटी के अंदर खींच ले गया। अगले ही पल बेड़ी एक बड़ी चट्टान से जाकर टकरा गई। किस्मत अच्छी थी कि बेड़ी चट्टानों के बीच फंस गई और आगे नहीं जा सकी। लेकिन अब योसी और केविन के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो चुका था। उन्हें पता था कि बेड़ी ज्यादा देर तक इस तरह नहीं टिक पाएगी। केविन ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और तैर कर किनारे की ओर जाने लगा। किनारे पहुंचने के बाद उसने योसी से कहा कि अपनी बड़ी छुरी उसे फेंक दे। उस छुरी की मदद से वह कुछ बेलें काटकर रस्सी बना सकता था। योसी ने तुरंत उसकी बात मानी, लेकिन तभी नदी की एक तेज लहर आई और अगले ही पल योसी बेड़ी से नीचे जा गिरा। अचानक हुए इस हमले ने योसी को पूरी तरह असहाय कर दिया। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार योसी पानी की सतह पर आया और उसने राहत की सांस ली। अपनी बची हुई आखिरी ताकत के सहारे जैसे ही नदी का बहाव थोड़ा शांत हुआ, योसी किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंच गया। वह अपने दोस्त केविन को आवाज देकर बुलाना चाहता था और उसके साथ दोबारा मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह लगभग नामुमकिन था। इस वक्त दोनों के बीच कई किलोमीटर की दूरी थी। अब जंगल को पार करने के लिए उसे पूरी तरह खुद पर निर्भर रहना था। योसी उठकर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक ऊंची चट्टान आ गई। उसे उस चट्टान पर चढ़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा और उसके पैर ठीक से जमीन पर टिके भी नहीं थे, वह दोबारा चट्टान से नीचे फिसल गया। किस्मत अच्छी थी कि समय रहते उसने एक पत्थर को पकड़ लिया। अगर वह पत्थर उसके हाथ नहीं आता तो इस बार उसका बचना लगभग नामुमकिन था। योसी ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। पिछले अनुभव के कारण अब वह पहले से कहीं ज्यादा सावधानी बरत रहा था। सामने फैला घना जंगल इतना विशाल था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस दिशा में जाना चाहिए। रात होने लगी तो योसी ने जंगल के एक कोने में कुछ देर आराम करने का फैसला किया, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को भिगो दिया। अब हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। अगली सुबह जब योसी की आंख खुली तो उसे बोतलों के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर निकलकर देखने लगा और यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह उसका वही बैग था जो उसने बेड़ी पर छोड़ दिया था। योसी समझ गया कि उसके लिए यह बैग किसी जीवनदान से कम नहीं है। वह तुरंत नदी के बहाव की दिशा में उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि तेज धारा बैग को फिर से एक खतरनाक घाटी की तरफ ले जा रही है। अब योसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सीधे नदी में छलांग लगा दी। किस्मत से उसने बहते हुए बैग को पकड़ लिया और तेजी से तैरकर किनारे तक पहुंच गया। कुछ देर बाद उसने बैग खोलकर सामान देखना शुरू किया। तभी उसे एक छोटी सी डायरी मिली। यह उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से चली आ रही एक भाग्यशाली निशानी थी। उसे देखते ही योसी के अंदर अचानक नई ऊर्जा आ गई। उसने खुद को संभाला और दोबारा सफर शुरू करने का फैसला किया। उसका लक्ष्य था अपने बिछड़े हुए दोस्त केविन को ढूंढना और उसके साथ जंगल से बाहर निकलना। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उसे केविन का कोई पता नहीं चला। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद केविन उसे छोड़कर जंगल से निकल चुका होगा, लेकिन योसी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बैग से नक्शा निकाला और दिशा समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने अनुमानित दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते अचानक उसे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया। जब उसने ऊपर देखा तो सामने पेड़ पर ढेर सारे जंगली फल दिखाई दिए। एक दिन से कुछ नहीं खाने के कारण योसी बुरी तरह भूखा था। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक एक छोटी सी सांप उसके सामने आ गई। योसी घबराकर नीचे गिर पड़ा। उसके मन में जो खाना मिलने की उम्मीद जगी थी वह भी खत्म होती दिखाई दी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसके शरीर की भूख ने उसके डर को हरा दिया। योसी दोबारा पेड़ पर चढ़ा। उसने सांप को पकड़कर नीचे फेंक दिया और तुरंत एक पत्थर उठाकर उसे मार डाला। इस तरह उसने अपनी जिंदगी बचाने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन इसके बाद काफी समय तक उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, योसी ने जंगल में ही एक जगह तलाश कर आराम करने का फैसला किया। शायद आराम करने से कम कुछ समय के लिए उसे भूख का एहसास कम हो जाए। आसपास का माहौल इतना डरावना था कि उसे सोने में भी काफी परेशानी हुई। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसकी आंखों में थोड़ी नींद आने लगी। तभी अचानक झाड़ियों से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। योसी घबरा कर उठा और बचाव के लिए अपने पास रखा कीटनाशक निकाल लिया।
ध्यान से देखने पर पता चला कि सामने एक अमेरिकी जगुआर खड़ा था। योसी ने डरने के बजाय पहले ही हमला करने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा सामने देखा तो जगुआर वहां से भाग चुका था। इस घटना ने योसी की हालत और खराब कर दी। उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह योसी ने फिर से जंगल के अंदर जाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ की टूटी हुई शाखा दिखाई दी। इससे उसे अंदाजा हुआ कि शायद आसपास किसी इंसान के होने के निशान हैं। वह तुरंत आवाज लगाते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। पता नहीं कितनी दूर चलने के बाद उसे जमीन पर 2 पक्षियों के अंडे दिखाई दिए। यह सोचने का भी समय नहीं था कि वे खाने लायक हैं या नहीं। योसी ने तुरंत दोनों अंडे तोड़े और उन्हें निगल गया। वह इतना भूखा था कि पिछले कई दिनों में उसे इससे स्वादिष्ट खाना कुछ नहीं लगा था। खाना मिलते ही उसके शरीर में फिर से थोड़ी ताकत आ गई। उसके अंदर जीने की इच्छा दोबारा जाग उठी। कुछ और दूर चलने के बाद आखिरकार उसे इंसानों के रहने के निशान दिखाई दिए, लेकिन यह उम्मीद भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वहां पहले ही जंगली जानवर हमला कर चुके थे। ये देखकर योसी की सारी उम्मीद टूट गई। वह पूरी तरह निराश हो गया। उसे पछतावा होने लगा कि आखिर उसने घर पर आराम से रहने के बजाय इस खतरनाक जगह पर आने का फैसला क्यों किया। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। जिंदा रहना है तो उसे आगे बढ़ते रहना ही था। कुछ देर आराम करने के बाद योसी ने दांत भींचे और फिर चलना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार कई दिनों तक पैदल चलने की वजह से उसके पैरों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके तलवों की त्वचा गलने लगी थी, यहाँ तक कि खून और मांस उसके मौजों से चिपक चुके थे। दर्द इतना ज्यादा था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस समय रुकने का मतलब सिर्फ मौत था। इसलिए योसी ने दर्द सहते हुए एक और रात गुजार दी। अगली सुबह वह फिर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। जब वह जंगल के एक हिस्से को पार करके आगे पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। जमीन पर इंसान के पैरों के निशान थे। इसका मतलब था कि यहाँ से कोई इंसान जरूर गुजरा था। योसी को लगा कि शायद ये निशान उसके दोस्त केविन के ही हों। वह तुरंत जोर जोर से केविन का नाम पुकारने लगा, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अंडे के छिलके पर पड़ी। योसी ने उसे देखते ही अपने पैर से छूकर देखा और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उसी जगह वापस आ चुका है जहां से उसने पहले यात्रा शुरू की थी। यह देखकर योसी पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने अपना बैग जमीन पर फेंक दिया, लेकिन कुछ देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे शांत रहना होगा। बहुत सोचने के बाद योसी ने फैसला किया कि वह वापस नदी के किनारे जाएगा और नदी की धारा के साथ आगे बढ़ेगा। इस तरह कम से कम उसके जंगल में भटकने की संभावना कम हो जाएगी। नदी को ढूंढने का तरीका भी आसान था। उसे सिर्फ पानी के बहने की आवाज सुनकर उसकी दिशा पहचाननी थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आसमान फिर से काले बादलों से भर गया और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगातार मिल रही इन मुसीबतों की वजह से पहले से ही थका हुआ योसी अब एक कदम भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था। मजबूर होकर उसने अपना रेनकोट पहन लिया और एक जगह छिपकर बैठ गया। अब उसके शरीर में लगभग बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। चौथे दिन की सुबह योसी ने एक चट्टान के ऊपर पानी का स्रोत देखा। वह तुरंत वहां पहुंचा और लालच से पानी पीने लगा। कई दिनों की प्यास के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी वापस मिल रही हो। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिखाई दिया। योसी ने पूरी ताकत से आसमान की ओर हाथ हिलाया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हेलीकॉप्टर नीचे का इलाका देख ही नहीं पा रहा था और न ही उसे योसी की चीखें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर उसकी नजरों से दूर होता चला गया। योसी बस जिंदा रहना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे जिंदा रहना भी उसके लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है। दरअसल हेलीकॉप्टर का वहां आना कोई संयोग नहीं था। दूसरी तरफ उसका बिछड़ा हुआ दोस्त केविन भी मौत से जूझ रहा था, लेकिन किस्मत से उसे कुछ स्थानीय आदिवासियों ने बचा लिया था। होश में आने के बाद भी केविन ने योसी को नहीं भुलाया। वह तुरंत स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। इसी वजह से योसी की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था, लेकिन अमेजन का जंगल इतना घना था कि ऊपर से नीचे देख पाना लगभग नामुमकिन था। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने केविन से कहा कि अब उसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी इंसान इस जंगल में 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन केविन को पूरा विश्वास था कि योसी अब भी जिंदा है, इसलिए उसने एक ऐसे नाविक को ढूंढा जो नदी के हर रास्ते से अच्छी तरह परिचित था। केविन ने उसे काफी पैसे देकर उसकी नाव किराए पर ली और उसके साथ दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ा। उधर हेलीकॉप्टर को खो देने के बाद योसी पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि चलते समय उसके पैर तक कांप रहे थे। लेकिन इसी हालत में अचानक उसे एक आदिवासी महिला दिखाई दी। दोनों की भाषा अलग थी, लेकिन इशारों के जरिए वे एक दूसरे को समझने लगे। धीरे धीरे वह महिला योसी का सहारा बन गई। दोनों साथ चलते, साथ खाना ढूंढते और रात होने पर एक दूसरे को सहारा देकर सोते। एक रात योसी ने उस महिला को अपने पास खींच लिया ताकि दोनों एक दूसरे की गर्माहट से ठंड से बच सकें।
लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह आदिवासी महिला असल में मौजूद ही नहीं थी। ये सब योसी के टूटते हुए मानसिक संतुलन की वजह से पैदा हुआ भ्रम था। वह अब यह भी समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में जिंदा है या उसकी जिंदगी कब की खत्म हो चुकी है। इसी मानसिक हालत में चलते चलते वह अचानक एक दलदली इलाके में जा गिरा। दलदल ने उसके शरीर को तेजी से नीचे खींचना शुरू कर दिया। योसी घबराकर बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वह संघर्ष करता उतना ही गहराई में धंसता जाता। कुछ ही पलों में उसका शरीर लगभग पूरी तरह फंस चुका था। तभी उसकी नजर पास मौजूद एक बड़े पत्ते पर पड़ी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्ते को पकड़ लिया। काफी कोशिश के बाद आखिरकार वह दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तभी उसे सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वह आग की चींटियां थीं। उनका काटना बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन इस वक्त योसी को उस दर्द की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने शरीर और दिमाग को दोबारा सक्रिय करना था। उसने पेड़ की एक टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अचानक आग की चींटियां उसके शरीर पर गिरने लगीं। उनके काटते ही योसी के पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया, लेकिन इसी दर्द ने उसके अंदर बची हुई आखिरी ताकत को भी जगा दिया। वह अचानक पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आखिरकार वह नदी के किनारे पहुंच गया। आसमान में अंधेरा छा चुका था। योसी ने तय किया कि अब उसे कहीं सुरक्षित जगह तलाश कर आराम करना चाहिए। तभी उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। कई दिनों से भूखा योसी पहले उसे खाने के लिए पत्थर उठाने लगा, लेकिन काफी देर तक उसे देखने के बाद उसने अपना हाथ रोक लिया। इतने लंबे समय से वह बिल्कुल अकेला था। कम से कम यह कछुआ ही इस सुनसान रात में उसका साथी बन सकता था। उधर कुछ दिनों बाद केविन नाविक के साथ उसी इलाके में पहुंच गया। उसे नदी के किनारे लकड़ियों से बनाया गया एक मदद का संकेत दिखाई दिया। इससे उसे यकीन हो गया कि योसी कभी न कभी यहाँ जरूर आया था, लेकिन आसपास काफी तलाश करने के बावजूद उसे योसी कहीं नजर नहीं आया। समय बहुत बीत चुका था। केविन को लगा कि शायद योसी अब जिंदा नहीं रहा। भारी मन से उसने वापस लौटने का फैसला किया। नाव में बैठने से पहले उसने अपने पैर से जमीन पर पड़ी एक लकड़ी को हल्के से हटा दिया, लेकिन यही छोटी सी आवाज योसी तक पहुंच गई। योसी पास ही एक जगह छिपकर पड़ा था, क्योंकि नदी के किनारे रात में बहुत ठंड थी। आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। उधर केविन नाव लेकर वापस जाने ही वाला था। योसी ने मुंह खोलकर उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों की भूख और कमजोरी ने उसकी आवाज तक छीन ली थी। वह सिर्फ देख सकता था कि केविन धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। उस पल योसी के अंदर बची आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी। लेकिन तभी केविन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर योसी पर पड़ गई। केविन को यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ा योसी हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार योसी को बचा लिया गया। वह अमेज़न के जंगल में 19 दिनों तक जिंदा रहा था, और उसकी यह कहानी इंसानी हिम्मत और जीने की इच्छा की एक अविश्वसनीय मिसाल बन गई। ये फिल्म 1981 में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसमें एडवेंचरर योसी गिन्सबर्ग अमेज़न के जंगल में फंस गया था। कहा जाता है कि असली जिंदगी का गाइड कार्ल एक वांछित अपराधी था। वह अक्सर पर्यटकों को जंगल में ले जाता था और उनके पैसों पर नजर रखता था। उस घटना के बाद कार्ल का कोई पता नहीं चला। वहीं उसके साथ गया मार्कस भी लापता हो गया। फिल्म में योसी ने जिस तरह हर मुश्किल के सामने हार मानने से इनकार किया, वह लगभग किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पास हार मानने के हजारों कारण थे, लेकिन हर बार जब वह गिरा उसने खुद को दोबारा खड़ा किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बचाए जाने के करीब 10 साल बाद योसी दोबारा उसी अमेज़न जंगल में लौटा। इस बार वह डरकर भागने नहीं आया था, बल्कि उसने स्थानीय आदिवासियों के साथ मिलकर वहां एक इको लॉज शुरू किया। कभी जिस जंगल ने उसकी जिंदगी छीन लेने की कोशिश की थी, उसी जंगल को उसने बाद में अपना घर बना लिया।